अध्याय 29। निबंध लेखन। ऐसे राइटिंग। निबंध नी प्लस बंध। नी अर्थात नियमपूर्वक अर्थात क्रमबद्ध रूप से विचारों का बंधन या गांठ। निबंध का अर्थ है बंधी हुई रचना। किसी विषय पर क्रमपूर्वक तथा पूरी स्पष्टता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, निबंध का जो विषय है उसी के संबंध में विचार करें। दूसरा, विषय वस्तु से बाहर का उल्लेख करके निबंध का विस्तार न किया जाए। तीसरा, विषय का प्रारंभ प्रस्तावना रोचक शैली में हो, जो किसी घटना, कवि या लेखक की उक्ति अथवा सूक्ति से भी प्रारंभ की जा सकती है। चौथा, निबंध की समाप्ति समापन या उपसंहार उद्देश्यपूर्ण हो। पांचवा, निश्चित बिंदुओं लिखित अलिखित के आधार पर निबंध का विकास हो। छठा, भाषा शैली सरल, रोचक, सरस और बोधगम्य हो। सातवां, लोकोक्तियों मुहावरों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। नीचे कुछ निबंध दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो। भ्रष्टाचार का प्रभाव। भ्रष्टाचार का आशय है गलत आचरण। आज समाज में जिस ओर भी नजर डालिए, हर तरफ भ्रष्टाचार ही नजर आएगा। आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां इसने अभी तक प्रवेश न किया हो? जीवन के लगभग हर क्षेत्र को इसने अनिवार्य रूप से प्रभावित किया है। कार्यालय में अटकी आपकी फाइल रफ्तार से दौड़ने लगेगी, बस जरूरत है अपनी जेब से निकालकर उसमें पहिए लगाने की। आप परेशान हैं कि आपका एडमिशन कुछ अंकों की कमी के कारण नहीं हो रहा है, तो बस थोड़ी सी सहयोग राशि या डोनेशन दिलवा दीजिए, बस समझ लीजिए कि आपको प्रवेश मिल गया। इस प्रकार अयोग्य भी योग्य बनकर कुर्सी प्राप्त कर लेता है और योग्य बेचारा आदर्शवादी होने की वजह से जूतियां चटकाता है। निस्संदेह जिस समाज में ऐसा होने लगता है, उसकी व्यवस्था चरमरा जाती है। वर्तमान भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राजनीति में बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, प्रतिभूति घोटाला, चारा घोटाला हो या हवाला कांड, सभी यह सिद्ध करने के लिए काफी हैं कि हमने अपने आदर्शों को पोटली में बांधकर फेंक दिया है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को ही अपना आदर्श मान बैठे हैं। आज राजनीति का अपराधीकरण हो या रिश्वतबाजी का कारोबार, फर्जी डिग्री का व्यवसाय हो या भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद हो या जातिवाद, सभी के फलने फूलने का एकमात्र कारण भ्रष्टाचार ही है। आज के व्यक्ति की सोच सिर्फ पैसे तक सिमट कर रह गई है। उसने सोच लिया है कि उसका भगवान, उसका ईमान, सब कुछ पैसा है। उसकी ऐसी सोच ने उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए लाचार कर दिया तथा वह भूल गया कि इस रास्ते में चाहे उसे नोटों के बिस्तर पर सोने को मिले, किंतु शांति चैन जैसे शब्दों से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। हमें समाज में फल फूल रही धन लोलुपता को रोकना होगा और इस बात का प्रचार प्रसार करना होगा कि पैसे और मानवता में मानवता ही अधिक श्रेष्ठ है। साथ ही साथ अमीर बनने के लिए शॉर्टकट के स्थान पर मेहनत करने की भावना विकसित करनी होगी। यदि हम ऐसा कर सके तो समय के साथ भ्रष्टाचार की लगातार फलती फूलती इस बेल को जड़ से उखाड़कर फेंकने का हमारा सपना साकार हो सकेगा, अन्यथा नहीं।
अतः अपनी तथा अपने देश की खुशहाली के लिए हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भ्रष्टाचार को इस देश से हटाने के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे भ्रष्टाचार चैन की बंसी बजाता रहे और हमारे देश की नींव तक हिल जाए। मोबाइल फोन। वर्ष 1973 में जब डॉ मार्टिन कूपर ने दुनिया के पहले पोर्टेबल हैंडसेट का आविष्कार किया तो दुनिया को यह लगा कि अब विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति अकेला नहीं रहेगा। यह कल्पना 20वीं सदी के अंतिम दशक में साकार भी हुई। आज गांव, देहात, समुद्र, क्षितिज सभी जगह मोबाइल के नेटवर्क कार्य कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि आप किसी भी विकट स्थिति में होने पर पुलिस, मित्र, संबंधी आदि को बता सकते हैं। आजकल मोबाइल पर परीक्षा परिणाम भी पता चल जाता है। किसी भी कार्यालय में कोई कार्य कराने गए हैं, कोई सूचना अधूरी है, तो आप अपने घर या कार्यालय में वहीं से बात कर सूचना पूरी कर सकते हैं, यानी आपको अगले दिन चक्कर नहीं लगाना होगा। इतना ही नहीं, घर बैठे भोजन, वाहन, मकान आदि की बुकिंग एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रिकेट मैच का ताजा हाल जान सकते हैं। रेडियो के गाने भी सुन सकते हैं और यदि लंबी यात्रा पर हों तो गेम खेलकर समय बिता सकते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि इससे अनेक हानियां भी हो रही हैं। मोबाइल फोन से अनचाही कॉलें बार बार आपका ध्यान भंग करती हैं। इसके अलावा उसमें लगे कैमरे से अश्लील एमएमएस बनाकर समाज में बदनामी फैलाना अब आम हो गया है। बच्चे गेम खेलने के चक्कर में अपनी पढ़ाई से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल का प्रयोग यदि छात्र छात्राएं, बेरोजगार युवा करते हैं तो वे केवल अपना समय बर्बाद करते ही देखे जा रहे हैं। अतएव इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हो रही हैं। इधर अपहरण, हत्या जैसी अनेक वारदातें दूर देशों या स्थानों से संचालित की जाती हैं। लोगों को गंदे संदेश भी भेजे जा रहे हैं, इससे वे मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। फिर भी मोबाइल फोन की उपयोगिता सर्वविदित है, क्योंकि पूरा विश्व इससे सिकुड़कर छोटा हो गया है। जिस प्रकार से प्रत्येक चीज के दो पहलू अच्छाई और बुराई होते हैं, उसी प्रकार मोबाइल के भी हैं। किंतु अच्छाई का पल्ला बुराई से कहीं अधिक भारी है। सेवा और सहयोग। हमारा चरित्र बल ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए कभी कभी स्वार्थ आड़े आ जाता है। स्वार्थ कई बार चरित्र में गिरावट ले आता है। अपने भले की चाह में हम किसी का बुरा कर बैठते हैं। यही दुर्गुण है। हमारा जीवन अपने लिए जीने का नाम ही नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना भी आवश्यक है। मानव समाज में सुख शांति और व्यक्ति में संतोष शक्ति दूसरों की सेवा और सहयोग से प्राप्त होती है। दूसरों की जरूरत के समय सहायता करना ही सेवा और सहयोग है। सेवा और सहयोग के कार्य मिलजुल कर किए जाते हैं। सेवा और सहयोग हमारे चरित्र के विशेष गुण हैं। मनुष्य अपने गुण, कर्म और स्वभाव से चरित्रवान बनता है। हम तो अभी विद्यार्थी हैं। जीवन में गुण और मूल्यों को ग्रहण करने की शिक्षा ले रहे हैं। अतः आवश्यक है कि हम सेवा और सहयोग के गुण, कर्म और स्वभाव को भली भांति समझ लें। सेवा का अभिप्राय है किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करना।
कोई व्यक्ति सड़क पर घायल पड़ा है तो हम उसे अस्पताल पहुंचा दें। यही सहायता मानव सेवा है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना भी सेवा का कार्य है। रही सहयोग की बात, वह भी स्पष्ट है। किसी व्यक्ति की स्टेशन पर जेब कट गई, उसके पास घर वापसी का टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने पैसे एकत्र किए और उसे टिकट खरीदने की वह रकम दे दी। यह हुआ सहयोग, यानी मिलजुल कर सहायता का कार्य करना। सहयोग के अभाव में वह व्यक्ति कितने कष्ट झेलता, इसका अनुमान लगाना कठिन है। सेवा और सहयोग का गुण प्रत्येक व्यक्ति के मन में हो सकता है, लेकिन उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है। भूखे को क्या चाहिए? भोजन। लेकिन मात्रा भोजन शब्द उसकी भूख नहीं मिटा सकता। उसकी भूख का समाधान तो भोजन देने के कार्य से होता है। अतः सेवा और सहयोग का गुण ही पर्याप्त नहीं, उसके लिए कर्म भी जरूरी है। सेवा और सहयोग के गुण व कार्य को समझकर स्वभाव को भी समझना आवश्यक है। वास्तव में इस गुण और कार्य की प्रेरणा जिस भाव से मिलती है, वह भाव सेवा और सहयोग का भाव है। जरूरतमंद के लिए सेवा और सहयोग की भावना मन में घटना के समय जग जाती है। उदाहरण के लिए, कोई भूखा आदमी सामने तड़प रहा है, उसे तड़पता देखकर भोजन देने का भाव हरेक के मन में जग जाता है। अब हमारे पास भोजन भी है तथा अपने भोजन को सेवा सहयोग में देने का भाव भी जगता है, लेकिन अपनी भूख के भय से हम भोजन खिलाने को आगे नहीं आते, तो सेवा और सहयोग का भाव स्वभाव नहीं बना है। स्वभाव तो आदत का नाम है। इसका मतलब है सेवा और सहयोग की जरूरत के समय बिना किसी हील हुज्जत के सहायता करने को तत्पर रहना हमारा स्वभाव बन जाए। अपने भोजन की चिंता न रहे। सेवा और सहयोग के गुण कार्य के साथ ऐसे ही स्वभाव की आवश्यकता है। सारांश में कहा जा सकता है कि सेवा और सहयोग हमारे चरित्र की कसौटी हैं। इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए हम गुण, कर्म और स्वभाव से सेवा और सहयोग को जीवन का लक्ष्य बनाएं। मनुष्य को महान बनने की दिशा में सेवा और सहयोग का आदर्श अपनाना चाहिए। ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल। प्रत्येक देश में ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को भली प्रकार स्वीकारा जाता है। ये स्मारक तत्कालीन इतिहास की गवाही देते जान पड़ते हैं। भारत के स्मारकों का शिल्प सौंदर्य देखते ही बनता है। हमारे देश में अनेक भव्य इमारतों, स्मारकों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ है। भारत ने वास्तुकला, चित्रकला आदि ललित कलाओं में जो दक्षता प्राप्त की थी, ये स्मारक उसी की गौरव गाथा सुनाते जान पड़ते हैं। इन स्मारकों में आगरा में बना ताजमहल अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह सफेद संगमरमर में जीवित कविता है। इसकी उज्ज्वल आभा देखते ही बनती है। इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं। विदेशी सैलानियों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। ताजमहल को अपने अद्भुत और अनुपम सौंदर्य के कारण विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। ताज में वास्तुकला के चरम के दर्शन होते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को इसकी अलौकिक छटा को निहारने के लिए लाखों पर्यटक जुटते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था।
सन 1632 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 20,000 कारीगरों ने इसे 17 वर्षों में बनाकर पूरा किया। इसके निर्माण के लिए श्वेत संगमरमर मकराना, राजस्थान की खानों से मंगवाया गया था। इसके निर्माण के लिए आगरा में यमुना नदी के किनारे एक खुले और विस्तृत स्थान को चुना गया। ताज के गुंबद और मीनारे दूर से ही दिखाई देते हैं। ताज के चारों ओर लाल पत्थर के परकोटे बने हुए हैं। परकोटे के अंदर सुंदर वाटिका है। इसमें आकर्षक फव्वारे चलते रहते हैं। ताज एक ऊंचे भव्य चबूतरे पर बना हुआ है। पूरा चबूतरा सफेद संगमरमर का है। ऊंचे गुंबद के नीचे मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं। ताज की दीवारों पर अद्भुत पच्चीकारी की गई है। संगमरमर के 4 दालान अपनी भव्यता में बेजोड़ हैं। ताज प्रेम का जीता जागता नमूना है। यह हमें प्रेम का संदेश देता है। यहाँ आकर पर्यटक प्रेम भावना में खो जाते हैं। ताज को जितनी बार भी देखा जाए, यह हर बार नया सा प्रतीत होता है। 400 साल बीत जाने पर भी इसका सौंदर्य वैसा का वैसा बना हुआ है। ताज हमारी अमूल्य धरोहर है। इसकी सुंदरता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कृषक जीवन। भारत सदैव से कृषि प्रधान देश रहा है। देश की लगभग 65% जनसंख्या की जीविका का आधार आज भी कृषि है। कृषि करने वाले जन कृषक कहलाते हैं। पहले समय में तो न केवल गांवों के लोग कृषि कार्य करते थे, वरन 40-50% नगरों के लोग भी कृषि करते थे। आज भी नगरों के बाहरी भागों में साग, सब्जी और फूलों की खेती होती है। नगरों में उद्योग, कल कारखाने और बाजार होने के कारण वहां के अधिकांश लोग व्यापार और नौकरी करते हैं। गांव आज भी कृषि के केंद्र है। पुराने समय से ही कृषि का माध्यम पशु रहे हैं और पशुओं की देखभाल, पोषण, रक्षा और चारे की व्यवस्था गांवों में सरल है। अतः कृषक जीवन का सच्चा दर्शन गांवों में ही हो सकता है। कृषक जीवन और ग्राम्य जीवन एक दूसरे का पर्याय हैं। अपने देश में गांव 78% हैं और देश की आबादी का 3/4 भाग गांवों में बसता है। महाकवि सुमित्रनंदन पंत ने देश की 75% आबादी को गांव का वासी होने के कारण ही कहा था, भारत माता ग्रामवासिनी है। किसी कवि ने इस ग्रामवासी किसान की रोटी का वर्णन करते हुए कहा है कि जली बाजरे की रोटी पर रख सरसों का साग। खाने का उपक्रम कैसा है? आहा, सरल अनुराग। भारतीय किसान कम में संतुष्ट रहने वाला, दिन रात परिश्रम करके मिट्टी में पसीना बोने वाला, मूसलाधार वर्षा में भीगता हुआ और शिशिर की सिसियाती ठंडी रातों में कांप कांप कर धरती माँ की सेवा करने वाला, सारे भारत को ही अन्न नहीं खिलाता, वरन अपने देशवासियों का पेट भरकर आज तो विदेश में अन्न भेजने में समर्थ है। एक बार नारद ने विष्णु भगवान से पूछा था कि आपका सबसे बड़ा और प्रिय भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने नारद के साथ वेश बदलकर एक गांव के सीधे साधे किसान के दर्शन कराते हुए कहा था कि यही मेरा सबसे बड़ा भक्त है, जो स्वयं भूखा प्यासा रहकर भी अपने पशुओं के साथ जीवन बिताते हुए निस्वार्थ भाव से रात दिन खेतों में पसीना बहाता है और जो रूखा सूखा मिलता है उसे भगवान का प्रसाद मानकर खा लेता है।
यह इतना सीधा और सरल स्वभाव का है कि कोई इसे धोखा भी दे तब भी यह बुरा नहीं मानता। भगवान के भरोसे अपनी खेती करता है, पशु पालता है और सारे विश्व को पालता पोसता है। कृषक का जीवन सादा है। आज भी सबसे ज्यादा यही ठगा जाता है। खेत की फसल जैसे ही उठकर घर आती है, इसकी पैदावार सस्ती तथा बाकी जीवनोपयोगी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और इसकी फसल के बिकते ही फिर भाव ऊंचे उठ जाते हैं। हमने जाना। किसी विषय पर क्रमानुसार तथा पूरी स्पष्टता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध के 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, विषय वस्तु तथा उपसंहार।